चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐश्वर्या मैम से मेरा क्वेश्चन है, मैम आर्ट से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको वॉइस नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सर मैं पूछना चाहती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन में स्पेशल गेम कौन से होते हैं? बताइए। हाँ जी। स्पेशलाइजेशन गेम होता है मैम। आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन गेम हो सकता है, लाइक क्रिकेट हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, कोई भी स्पेशल गेम हो सकता है। सर CWTC का मतलब पूछा है मैंने, जैसे वो यूनिट है उसमें फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें क्या मतलब ये डेफ गेम होते हैं, स्पेशल ओलंपिक गेम होते हैं, इनका मतलब क्या होता है सर? जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे डिसेबल्ड होते हैं और मेंटली यस सर। डिसऑर्डर होते हैं, उनके लिए ये यूज होता है। मेरा हैंडीकैप। हिंदी वालों से क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन जी की जो रचनाएं मिलती हैं वो किस किस आधार पे मिलती हैं? चार उनके भाग किए गए रचनाओं के, वो कौन कौन से हैं? एक अरविंद दर्शन के आधार पर, एक मानवतावाद के आधार पर, और एक प्रगतिवाद के आधार पर, और एक और कोई है छायावाद के आधार पर नहीं क्या मैडम? छायावाद के आधार। सबसे पहले नरेश, उन्होंने रितु, छायावादी आप रचनाएं लोग भी की, उसके पार्टिसिपेट बाद करिए। प्रगतिवादी रचना, फिर अंतश्चेतनावादी के अंतर्गत आ जाएंगे उनकी अरविंद दर्शन की रचना, फिर उसके बाद मानवतावादी अरविंद रचना। दर्शन, मानवतावाद। रितु, any question regarding mathematics? Naresh is there, Manoj is there. हाँ मैडम। कि रोला और छोटा दोनों छंद में 11 और 13 परियति होता है, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा रोला छंद है और कौन सा सोरठा छंद? मैडम जो रोला होता है उसमें 4 लाइनें होती हैं, 4 लाइनों का रोला होता है। अच्छा चौपाई 4 लाइन का होता है ना, चौपाई में पीछे आपके वहां से वॉइस आ रही है, थोड़ी सी चेक कीजिए। कंटिन्यू कंटिन्यू, ऑल अदर्स कंटिन्यू। इंदु मैडम बोलिए। हाँ मैडम एक बार प्रश्न बोलिए दोबारा, क्या बोले थे मैडम? प्रश्न एक बार दोबारा बोलिए। रोला और सोरठा दोनों छंद में 11 और 13 परियति होता है, तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा रोला छंद है और कौन सा सोरठा छंद? अच्छा सोरठा, मैडम जो सोरठा होता है उसमें 24 मात्राएं, नहीं रोला में 24 मात्राएं होती हैं, और जो हो जाएंगे उसमें भी होती है, परंतु ये जो है इसमें 2 लाइन होती है सोरठा में, रोला में 4 लाइनें होती है मैडम। मैम किसी किसी बुक में उदाहरण जब दिया है तो 2 लाइन दे के भी समाप्त कर दे, या फिर ऐसे जैसे गूगल वगैरह करे तो उसमें 2 लाइन दे के भी इसको रोला छंद को समाप्त कर दिया जाए, उसके एग्जाम्पल को 2 लाइन में भी समाप्त कर दिया जा रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि जब दोनों तब तो सेम हो जाएंगे, अगर 2 लाइन दी जा रही है तब तो रोला और सोटा दोनों एक ही हो जाएंगे, तो केवल 4 लाइन 4 लाइन मैम की 2 लाइन में भी समाप्त हो जाता है। मैडम इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, और किसी को जानकारी होती है करें। मैं बताना चाहूंगी कि जो रोला है वो सब मात्रिक छंद है, अर्थात उसके समान चरणों पे तुक मिलेगा। मात्राएं सेम है, चाहे वो 4 चरण में हो, चाहे मतलब 2 लाइन हो, 2 पंक्तियों में हो, या 4 चरणों में हो। और जो सोरठा है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, उसके विषम चरणों में उसकी तुक मिलती है। इस समय मुझे उसका एग्जाम्पल नहीं याद है, लेकिन है वो दूसरे चौथे इस तरीके से, मतलब दूसरा चौथा चरण सम चरण हुआ, वहां पे तुक मिलेगा। जबकि रोला में पहले और तीसरे में मतलब सोरठा में पहले और तीसरे में विषम चरणों में तुक मिलता है। बाकी मात्राएं समान होती हैं, पंक्तियां समान होती हैं। तुक का अंतर होता है मैम केवल तुक का अंतर होता है, उसमें समान चरणों में तुक मिलता है क्योंकि वो सब मात्रिक छंद है रोला, और सोरठा अर्ध सम चरणों में तुक मिलता है। मतलब आप इसको एजुकेशन टीचर से मेरा एक क्वेश्चन है मैम, ये बताइए कोई हैंडीकैप स्टूडेंट है, वो भी गेम पीरियड में होता है, और जो दूसरे बच्चे वो टाइम इतना कम होता है, आप उनको दोनों को कैसे मैनेज करोगे? आप किस पे ज्यादा टाइम वो दोगी गेम में, किसको ज्यादा टाइम दोगे आप? मैडम म्यूट है, मनीषा अनम्यूट कीजिए।
सर दोनों को बिल्कुल जितना टाइम उसको दिया है तो उसको भी उतना ही टाइम देंगे कि इस पार्शलिटी हो जाएगी वो तो सर कि एक बच्चे को ज्यादा टाइम वो दिया 40 जाएगा तो। बच्चे हैं, वो 4 बच्चे हैं, 40 बच्चों को भी आप इतना ही दे रहे हो और 4 बच्चों को भी इतना ही दे तो रहे फिर हो। सर ग्रुप बना देंगे उनके कि ग्रुप लीडर को बता देंगे कि आपको ये करवाना है। टाइम तो समान ही देंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत में, और साथ में उनको एक्टिविटी कराएंगे जिससे उनका भी डेवलपमेंट, जो स्पेशल बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों की तरह हो। और मेरा क्वेश्चन एक फिजिकल एजुकेशन से है और बेसिक सवाल है सभी फिजिकल एजुकेशन वालों का। जब हम असेंबली कराते हैं तो असेंबली के दौरान जब बच्चे लेट हो जाते हैं तो क्या हमारा ये फर्ज है कि हम उनको अकॉर्डिंग टू हाइट लगाएं या फिर ऐसे ही पीछे उनको खड़ा करके असेंबली कंप्लीट कराएं? जैसे सर अगर असेंबली में बच्चे लेट आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम तो 2-3 दिन तक तो हम 1-2 दिन तक देखेंगे कि अगर वो लेट आ रहे हैं तो अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा उनका लेट आने का तो वो डेली काम उनका यही हो गया तो उनकी अलग से लाइन बनवाएंगे हम। डेली एक बच्चा डेली तो लेट नहीं होगा, कोई ना कोई तो आता रहता है, 1-2 बच्चे डेली नहीं आते मैम रहते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगी, जितनी मुझे जानकारी है कि अगर केवीएस में ऐसा होता है कि लेट होता है तो चाहे वो टीचर्स हो या फिर स्टूडेंट हो, 8 बजे अगर टाइमिंग है आपके गेट क्लोज होने की तो वो गेट क्लोज हो जाएगी, तो उस टाइम तो आप एंट्री नहीं कर सकते। असेंबली के टाइम अब वो समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। नहीं मैम, हम उनकी अलग से लाइन बनवाएंगे, जो लेट आए हुए हैं बच्चे हम अलग लाइन बनाएं और उस अकॉर्डिंग खड़े करेंगे, बीच में नहीं, तो दूसरे बच्चों के बीच में नहीं जाने देंगे। सर एंट्री मिलनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आपका था क्या? मेरा रामकिशोर सर से क्वेश्चन है, हिंदी की समकालीन एक पत्रिका में। क्वेश्चन है मेरा। हेलो रामकिशोर सर। रामकिशोर अनम्यूट कीजिए। रामकिशोर अनम्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है कि पुराने टाइम में राजा महाराजा एक गेम खेलते थे चौपट, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि वो कौन सी गेम थी और कैसे खेली जाती थी चौपट? बताओगे? सर आजकल जिस तरह हम लूडो खेलते हैं उसी तरह था। जी सर पासा की गेम थी सर, पासा फेंका जाता सर, उसमें पासा में 6 बिंदु जैसे आप लोग लीडर सभा खेलते हैं सर, उसी तरह होता था और ज्यादातर यही खेला जाता था सर, पहले के राजा महाराजा। और एक बॉक्स टाइप का बना रहता था सर, जो आज लूडो है उसे चौपा बोलते थे पहले, जो आज लूडो खेलते नहीं है। शकुनी मामा ने खेला था पांडवों के साथ में, वही ना? आज उसका सुधरा हुआ रूप ही लूडो है। पेयर ऑफ होती है, वो क्रॉस तरह के होता है, पासेस होती है 2 तरह की, उसमें रैंकिंग लिखी होती है, उसको ऐसे करके फेंकना होता है, उसमें जो रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग। मनीषा म्यूट कीजिए, आपकी वॉइस है वहां पर अननेसेसरली वॉइस आ रही है आपके वहां से। जैसे लूडो होता है ना वैसे ही होता है वो, प्लस वाला निशानियां क्रॉस वाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 में बच्चों के लिए क्या स्पेशल है? ये पिछली एजुकेशनल पॉलिसी से किस तरह अलग है और इसको डिफाइन करने के लिए किस तरह के वर्ड्स का यूज किया गया है? श्योर रितु। एनईपी 2020 में एक तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया गया है, इसमें एक तो मदर टंग हो गई और एक वोकेशनल कोई भी लैंग्वेज यूज करनी होगी और एक अपना इंग्लिश हो गई, या जैसे हिंदी भाषी भाषा का है तो उसके सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो गई और तीसरी वोकेशनल लैंग्वेज होगी। मैम एनईपी 2005 थी जो वो लर्निंग विदाउट बर्डन थी, वो इस पे बेस्ड थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन हो, और जो एनईपी 2020 है ये क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करती है, उसमें गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, ये इसका मेन है। और मैम एक और फीचर है इसमें, 3 से 6 साल जोड़ा गया है जो पहले नहीं था, वो 6 से 14 था, ये 3 से 18 है। इसमें प्री फाउंडेशनल स्टेज है जो 3 साल बालवाड़ी और फर्स्ट एंड सेकेंड, ये मतलब प्री प्राइमरी करके कुछ इसको नाम दिया गया है, पहले 1 to 5 इसमें होता था, 5, 3, 3, 4 में जोड़ा गया है। छोटे बच्चों को 6 साल वाले बच्चे भी इसमें ऐड किए गए हैं।
हाँ, जितना भी हो सके है इसमें तो वो किताबों प्ले का यूज स्कूल कम के करना है। इसमें आर्ट के जरिए इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक 100% बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो स्कूल में, और जो 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनका भी नामांकन इसमें लेके उनको भी स्कूल में लेके आया जाए। कोई बच्चा 1 साल पढ़ रहा है तो उसको मतलब अलग से वो दे दिया जाएगा, 2 साल पढ़ रहा है तो उसको भी दिया जाएगा, और जिसकी कंप्लीट होगी डिग्री उसको भी 10 सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा भी किया सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और डिप्लोमा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में डिग्री, और फोर्थ ईयर में रिसर्च प्लस डिग्री। क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन टीचर से है। पर भी नियम आया है, इस पे योजना चलाई जाएगी 2026 से 27 तक प्रौढ़ शिक्षा पर भी एजुकेशन दी जाएगी लिटरेसी रेट इंक्रीज करने के लिए। निशा मैम, मेरा एक क्वेश्चन था मैम, जो राष्ट्रीय गान हमारा गाया गया है वो किस भाषा में है और किस उपन्यास से लिया गया है मैम? आनंद मठ से लिया गया और बंगाली में लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और 1911 में ये किसी असेंबली में कोलकाता में किसी में पहली बार गाया गया था, कोलकाता में। और से कब लागू कर दिया गया? हिंदी भाषा में इसकी कब रचना की गई और संवैधानिक तौर पर इसे कब लागू कर दिया गया? सर इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जी जी जी। और हिंदी भाषा में इसे हिंदी भाषा में कब लिखा गया ये इसका ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन इसको 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में अपनाया गया। निशा मैम, उसी दिन इसे संवैधानिक रूप पे वो कर दिया गया था, ठीक है ना? आपने सही आंसर दिया मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन सभी टीचर के लिए है। जब हम क्लास में सुबह एंट्री करते हैं फर्स्ट, तो क्लास में बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है थॉट ऑफ द डे। उसको जो मॉर्निंग में जो टीचर आता है वही एक्सप्लेन करेगा या सारे टीचर उसको एक्सप्लेन करेंगे क्लास में आने के बाद? बताओ, थॉट ऑफ द डे कौन एक्सप्लेन करता है हमारे स्कूल में? एनीबॉडी कैन ट्राई। तो जो लिखते हैं असेंबली के बाद वो टीचर उसको एक्सप्लेन करता है। असेंबली में सारे बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे असेंबली के टाइम होते हैं, और उन्हें उसका मीनिंग पता चल जाता है क्योंकि वो उस ग्राउंड के ही बोर्ड पे लिखा होता है थॉट ऑफ द डे। बच्चे ही लिखते हैं और बच्चे ही एक्सप्लेन करते हैं। सभी टीचर करेंगे सर, उसका एग्जाम्पल देंगे, अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे। एक थॉट का 8 पीरियड है तो सर 8 एग्जाम्पल आएंगे, तो उससे बच्चा सर कुछ ज्यादा ही सीखेगा। क्लास बोर्ड पे लिखा होता है, क्लास बोर्ड पे हर एक दिन नया लिखा जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो राष्ट्रीय गान है हमारा, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी का और किन किन देशों ने एक्सेप्ट किया है? बांग्लादेश। मेरा क्वेश्चन सभी टीचर पहले आंसर देने दो यार, आप आंसर दो। हाँ जी, बांग्लादेश सर। बांग्लादेश है सर। श्रीलंका। वो लेकिन अमार सोनार बांग्ला वो कुछ अलग है, जो यहाँ का है वो अलग है, इसे देखिएगा। वो लिखा रविंद्रनाथ जी नहीं था, लेकिन है श्रीलंका ने भी लिया हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज भी किया था। श्रीलंका कंट्री ने भी रविंद्रनाथ टैगोर से ही लिया हुआ। यस सर, अभी एक इसी से रिलेटेड मैं भी क्वेश्चन करता हूँ कि जनरल मन अभी सर ने एक क्वेश्चन किया था कि असेंबली के दौरान सीटी वाला वगैरह कोई क्वेश्चन किया गया था। ये बताइए, असेंबली के दौरान सावधान मुद्रा में क्यों खड़ा रहना होता है? ऐसा क्यों नियम लगाया गया? रिपीट योर क्वेश्चन एंड स्पीक लाउडली। सर, मैं बोल रहा था कि जो जनगण मन, आगे बोलिए। जनगण मन सर सावधान मुद्रा में क्यों खड़ा रहना पड़ता है? टेंशन में खड़ा रहना पड़ता है। हाँ सर, हाँ सर। क्यों? आवाज सर आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही सर। ओके सर, ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन। हिंदी टीचर से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हिंदी भाषा राजभाषा है उसका वर्णन भाग कितने में है? संविधान के किस भाग में? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक में है। मैम, प्रचार प्रसार का वर्णन किस अनुच्छेद में? मैम, ये अलग अलग से नहीं याद किया मैंने।
351 में 351 में है सर। हाँ मैडम। पूजा मैम, ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मैम एक बार बोलो। मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम? मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हाँ जी, नरेश स्टैटिस्टिक्स में होता है ना मैम? क्या मैम? वर्मा, स्टैटिस्टिक्स में होता है ना मैम ये? आप ट्राई करो। मेरा एक क्वेश्चन सभी टीचर से है। आप माता पिता को बच्चों मतलब जो छात्र की प्रगतिशीलता के बारे में कैसे समझाएंगे? मैम आप एक बार इसका जो आपने अभी पूछा था क्वेश्चन डेमो क्लासेस से है। क्वेश्चन पूछा, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो ज्योति। आप माता पिता को छात्रों की प्रगतिशीलता के बारे में कैसे समझाएं? माता पिता को मतलब छात्र ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। हाँ जी, हाँ। प्रोग्रेस के बारे में मैम हाँ, इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है क्लास टीचर की। क्लास टीचर जो होते हैं वो डे बाय डे उस बच्चे का, सभी बच्चों का अपने क्लास में पोर्टफोलियो तैयार करते हैं रजिस्टर में। और जब पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है तो उनको ये पता होता है कि इस बच्चे के अंदर ये पॉजिटिव हुआ है, ये नेगेटिव है। तो उस दौरान में स्कूल में पीटीएम कराई जाती है। पीटीएम के दौरान पेरेंट्स को बुलाया जाता है क्लास स्कूल में। वहाँ पे पेरेंट्स को बताया जाता है कि ये आपके बच्चे की खूबियां हैं और ये आपके बच्चे की नेगेटिविटी है। आपको नेगेटिविटी दूर करने के लिए ये काम करने हैं, और पॉजिटिविटी है तो आपको ये इसको आगे कैसे बढ़ाना है वो सब टीचर पेरेंट्स को बताते हैं। सर पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे प्रिपेयर होता है? जी मैम, पोर्टफोलियो डेली प्रिपेयर होता है और वो लिखित में होता है। सर वहाँ पे बच्चे को इंकरेज करने के लिए पहले हम बच्चे की खूबियां बताएंगे, बाद में ये बताएंगे अगर बच्चा ये कर लेता है तो भी बेनिफिशियल है इसके लिए। पोर्टफोलियो टीचर के पास इसमें पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1955 में हुआ था, जीबी खेर की अध्यक्षता में। जिसमें 21 सदस्य थे टोटल। मेरा क्वेश्चन है, डेमो क्लासेस में जब इंटरव्यू के दौरान जाएंगे तो डेमो क्लास किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो हमको 45 डिग्री के एंगल पे खड़े होना चाहिए। जो अगर लिखते हैं तो दूर से आवाज नहीं आनी चाहिए और बच्चों को प्रॉपर दिखे इसका ख्याल रखना चाहिए। जो पास में हमारे पीछे होंगे बच्चे, जो साइड में हमसे थोड़ी से जिनको देखने में दिक्कत होती है उनसे हमें पूछना भी चाहिए कि आप क्लियर देख पा रहे हैं सर। और बातों को ख्याल। नरेश आप भी मेरा पार्टिसिपेट करो मैथमेटिक्स क्वेश्चन गिरजा से। कुमार माथुर की रचनाओं के नाम बता दीजिए। गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं के नाम, और शायद 10th में लगी हुई है उनकी कोई रचना, उसका नाम। छाया मत छूना मन। छाया मत छूना। और उनकी रचनाएं? छाया मत छूना, छाया मत छूना। जीवन जीने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। अनुस्वार व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन में अंतर बता दीजिए। अनुनासिक और निरनुनासिक होता है ना। अनुस्वार तो अनुनासिक में ही आ जाएगा। जो भी पंचम वर्ड, मतलब हर वर्ग का पंचम वर्ड है जिसे पंचमाक्षर कहते हैं, उनकी जगह पर अनुस्वार का प्रयोग ये अनुनासिक, जिसमें बोलने के लिए नाक से बोला जाता है, उसकी जरूरत पड़ती है। और निरनुनासिक में मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं। उसमें मतलब हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें खुद ही बता दो। नाक और मुंह दोनों से नहीं, सिर्फ मतलब मुंह से जो बोले जाते हैं।
अनुनासिक केवल मुंह से, और अनुनासिक जो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है मैम। अनुनासिक जो पंचमाक्षर होते हैं उनमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। हाँ, अनुस्वार व्यंजन मैम अनुस्वार व्यंजन, अनुस्वार तो मैम अंक की जो मात्रा होती है, जो बिंदी लगी होती है, वो अनुस्वार होती है। अनुनासिक है वो। वो तो अनुस्वार होती है मेरे ख्याल से। जो बिंदी लगी रहती है मैडम वो अनुस्वार है, और जो चंद्र बिंदी है वो अनुनासिक है। वो और जो अनुनासिक होती है। को बताना हो तो कैसे बताएंगे कि ये तो अनुस्वार समय मैडम हमारे नाक से वायु बाहर निकलती है जैसे चंद्र, और यदि हम अनुनासिक करते हैं तो नाक और मुंह दोनों से वायु बाहर निकलती है जैसे चांद। चांद या फिर हंस ले लीजिए, हंस का उच्चारण किए तो अनुस्वार है। होते हैं ये हमेशा स्वर के बाद आते हैं, जब बोला जाता है तो इनकी आवाज स्वर के बाद ही निकलती है। हाँ, और नाक से वायु बाहर रामकिशोर सर, रामकिशोर सर, यदि हम छुट्टी लेते हैं जैसे लाइब्रेरियन 5-6 दिन की, तो हम लाइब्रेरी को किसको हैंड ओवर करके जाएंगे? ठीक है, तो आप छुट्टी पे चले जाते तो हैंड ओवर कोई इंचार्ज तो होगा, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं चले जाते ना, क्योंकि लाइब्रेरी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, भले घर पे प्रॉब्लम हो गया, हमने घर पे प्रॉब्लम हो गया तो जाना जरूरी है। क्या 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 हो गया? घर पे भी कोई प्रॉब्लम हो गया, घर पे जाना जरूरी है। ओके ओके, तो नहीं तो वो तो चार्ज आपको किसी को देना पड़ेगा ना, यही ना लाइब्रेरी में डेलीगेशन ऑफ पावर कहा गया है ना, जो कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सौंप हो जाते हैं, तो वही आपको तो चार्ज किसी को दे के जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी तो डेली यूज की चीजें है, और जितना स्कूल है, स्कूल का आवर है, उसके अलावा भी लाइब्रेरी खुली रहती है। किसको करें सर? जो टीचर है, टीचर के तो सर अपनी क्लासेज होंगी। NEP 2020 में मैथमेटिक्स के बारे में क्या कहा है? ऋतु पूजा सर, इसमें वो निपुण भारत आया है, उसमें बोला गया है कि हम बच्चों में न्यूमरेसी और लिटरेसी की जो अक्षमता है वो डेवलप करेंगे। 3rd क्लास तक बच्चों को बेसिक मैथ सोल्व करना आना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहेगा। अटेंशन, ऐसे सर बड़ी क्लास के लिए तो कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला गया है। ऋतु क्लासेस के लिए स्पेसिफिक नहीं बोला गया है। होल्ड ऑन, ऋतु, पूजा एंड नरेश, योर इंटरव्यूज आर अबाउट टू कम, so at 6 o'clock get ready, you will get one link to discuss on mathematics. okay, आज 6 बजे आपको लिंक आएगा एक, आप कोई काम फ्री रहना बस, ठीक है, और किसी काम को मत लेना, और 6 o'clock you will get one link to discuss with each other only on mathematics, no other topic. yes please continue fast. क्लास में टीचिंग कराते समय कुछ बच्चे शरारती होते हैं, और एक टीचर टीचिंग करा रहे हैं तो कुछ बच्चे टीचर का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए? सर, अगर बच्चे टीचर का मजाक उड़ा रहे तो डेफिनेटली है कि उनको टीचर के पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो टीचर को अपनी जो मेथड है वो चेंज करने पड़ेंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और बच्चों को पहले क्लास में 40 बच्चे हैं और 35 बच्चे पढ़ रहे हैं सही, और 5 बच्चे शरारती हैं, तो 5 बच्चे अलग हैं या फिर 35 बच्चे अलग? सर, उनको फिर टीचर को इंडिविजुअली हैंडल करना होगा, या तो उनको आगे बैठाए ताकि वो उन पर एक्स्ट्रा ध्यान दे सके, बीच बीच में उनका नाम लेके बोले और पूछे उनसे जो पढ़ाया जा रहा है, उससे बीच बीच में क्वेश्चन पुट अप करे, ताकि उनको पता लगता रहे कि ये कितना पढ़ रहे हैं और कितना इनका ध्यान कहीं और है। इससे बच्चे भी अटेंशन रहेंगे कि मैडम कुछ भी पूछ सकती है, वो ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। मेरा हिंदी टीचर से क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में कुछ मुख्य हो तो बताइए मैम। पूजा मैम, G20 के बारे में कुछ मुख्य हो तो बताइए। मेरा रामकिशोर सर से प्रश्न है सर, समकालीन हिंदी पत्रिकाएं। हेलो। हाँ जी मैडम बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं आप, बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो सर, समकालीन हिंदी पत्रिकाएं बताइए।
नहीं, अभी जैसे जिस इंस्टीट्यूशन में मैं हूँ ना, यहाँ क्या हुआ है ना, हिंदी की पत्रिका अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आपको बेहतर जानकारी दे सकता था। ठीक है, अब मैम बाकी जो मैं बता रिसोर्सेज रही से हूँ, कुछ पता चले उसमें एक है कुरुक्षेत्र आता है। मैम बता रही हूँ कि हंस है, ज्ञानोदय है, वागर्थ है, सोच विचार है, ये सारी आहा जिंदगी तो दैनिक दिनचर्या से संबंधित है, लेकिन ये ज्यादा फेमस है। हंस, ज्ञानोदय, वागर्थ, सोच विचार, इस तरीके की कुछ पत्रिकाएं। तो ये किस लेवल की आप बात कर रहे हो, किस लेवल की पत्रिका है? मैडम इस संबंधित पत्रिका का नाम बताइए। जी मैम, स्त्रियों से संबंधित पत्रिका का नाम बताइए मैडम, मालूम हो तो। नहीं स्त्रियों हरिश्चंद्र की बाला बोधिनी स्त्रियों से संबंधित पत्रिका। समकालीन पत्रिका, समकालीन। मैम सरिता। सरिता कहाँ से प्रकाशित होती है? मैम ये तो नहीं पता, पर सरिता है। रेलवे स्टेशन पे देखी है मैंने रखी है। अच्छा मेरा है ये मैम कोरोना आउटब्रेक के दौरान ना एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसे नाम दिया था मनोदर्पण। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? मैम ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए लिया गया जो प्रोग्राम आया था, इससे ये पता लगाया जा रहा था कि बच्चों की जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है उससे बच्चों की मानसिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये उसका डायग्नोस करता था, फिर उसको रेमेडियल जो भी बच्चों की नीड होती थी उसके हिसाब से उनको हेल्प की जाती थी। मैम ये मैम टीचर्स के लिए भी था मैम, ये नंबर दिए गए थे, ये आपको क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सही दिए गए थे या इसमें कहीं मन के अंदर का दर्शन करने का अर्थ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो ये कोरोना टाइम में जो 10th और 12th क्लास में नंबर दिए गए थे बच्चों के, ये कहीं ना कहीं सही है या गलत है? आपके व्यूज और पॉइंट से क्या लगता है आपको? सर ये जो 10th और 12th में मार्क्स दिए गए थे, ये एक्चुअली ये बच्चों की जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस थी उसको मेजर करके दिए गए थे, क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी कि उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन कराना पॉसिबल ही नहीं था। तो कंडीशंस को देखते हुए बच्चे की पुरानी परफॉर्मेंस, उसकी पिछली 2 क्लासेस में जो परफॉर्मेंस थी उसका एवरेज निकाल के बच्चे को उस बेसिस पे मार्क्स दिए गए थे। लेकिन मैम हरियाणा में 500 में से 500 आए हैं, तो 500 में से 500 कैसे आ सकते हैं? सर हरियाणा में ऐसा हुआ है। मुझे हरियाणा का नहीं पता, लेकिन जो पीछे से इन्होंने टारगेट दिया था सीबीएसई ने, वो ये दिया था कि आपको बच्चे की जो पिछली 2 क्लासेस हैं उनके एवरेज के बेसिस पे बच्चे के मार्क्स लगाने, क्योंकि दिल्ली में यही रूल फॉलो हुआ था। तो वहां बच्चों को जेन्युइन मार्क्स मिले हैं, किसी को भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिला था। इस वजह से आपको पता है हरियाणा में तो 500 में 500 मैम। दिल्ली में एवरेज मार्क्स ही मिले हैं बच्चों को। जिन बच्चों ने मैम उनमें ये सब में यही हुआ, ऑल इंडिया यही हुआ है। बहुत सारे बच्चे बल्कि ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड थे, उनको कम मार्क्स मिले हैं, इस वजह से ऐसा भी हुआ है। वो एवरेज की वजह से हुआ है मैम, सारे बच्चों की एवरेज निकाल के तब बच्चों को मार्क्स दिए गए थे। तो टीचर्स ने भी फिर ये सोचा कि 100% हमारा रिजल्ट आना चाहिए, तो सारे बच्चे जो बिल्कुल पीछे थे उनको पास करने के चक्कर में वो एवरेज के मार्क्स फिर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वहां से कट किए गए थे। यहाँ बहुत सारे बच्चों के उन्होंने इम्प्रूवमेंट के बाद में दिए, बाद में उन्होंने फुल मार्क्स गेन कर लिए जिसमें। तो सर ये जो पेंडेमिक में आपका डिस्कशन बहुत अच्छा था। प्लीज अब नहीं बात करें, हमारे पास हार्डली 30 सेकेंड्स है। इट वॉज रियली गुड सेशन विद ऑल ऑफ यू। ओनली वन थिंग कि इस पार्टिसिपेशन के अंदर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे और आप में से कुछ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप क्लास में आने से पहले कम से कम 10 क्वेश्चंस पेज पर लिख लिया करें। जैसे आज नरेश, पूजा, रितु और भी मैं मेंबर्स लेकर आऊंगा मैथमेटिक्स के, तो आपके पास कम से कम 20 क्वेश्चंस होने चाहिए पूछने के लिए। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लास में आते हैं तो आपके पास सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस